वे रचते हैं स्वप्न। आजकल मैं अपना दुख खुलकर बयान करने से कतराता हूँ। वे गढ़ते हैं सांझ की उतरती हुई अंजुरी भर धूप। उगते सूरज को देखने के अपराध में मेरी आंखें उल्टी कर दी गई हैं। अब मैं अंतर्मुखी हो गया हूँ, मैं दूरदर्शी हो गया हूँ। वे बुनते हैं नदी को। जिस गांव में रहते थे वहाँ 3 नदियाँ आसपास थी और हम लोग नदी में ही ज़्यादा खेला करते थे। वे बार बार कहते हैं नदी को। और इसलिए नदी भीतर बसी हुई है। एक नदी है जो बहती जाती है उनके भीतर। उसकी कलकल की ध्वनियाँ, उसमें तैरती मछलियाँ और यह सारी चीज़ें मन में हमेशा मथती रही। और जीवन में जो कुछ देखा, सुना, परखा, जानने की उत्सुकता रही, उन सारे अनुभवों में नदी कहीं न कहीं झांकती रही है। उन्होंने सहरा से समंदर तक का सफर तय किया है। जब भी मैंने डुबकी लगानी चाही, सारा मानसरोवर चुल्लू हो गया। डॉक्टर दामोदर खडसे एक नाम नहीं, स्वप्न है, साहित्य की मर्यादा है। आज की अंतहीन भागम भाग में एक स्थिर चित्त वितान है। अब किसी के भी पक्ष में मेरा आधे से अधिक हाथ उठ जाता है। लोग कहते हैं मैं द्विमुखी हो गया हूँ। जी नहीं, मैं दूरदर्शी हो गया हूँ। बचपन की कुछ यादें। मेरा बचपन अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के छोटे से एक कस्बे पटना में मेरा जन्म हुआ। लेकिन पटना हम ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। पिताजी के साथ वहीं पास में एक गांव था, रामपुर गांव है रामपुर। यहीं मेरा बचपन बीता। बहुत छोटा सा गांव, लगभग अंदाज से यदि मैं कहूँ तो मुश्किल से 5-6 हज़ार की बस्ती होगी। उस बस्ती में एक में स्कूल थी और उस स्कूल में 2 ही शिक्षक थे, एक प्रधानाध्यापक और एक सहायक अध्यापक। 5वीं तक क्लास थी और इतना हरा भरा माहौल था, इतने सादगी भरे लोग थे कि हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हमारा परिवार बाहर से आकर यहाँ बसा है। लोगों ने इस तरह हमको स्वीकार कर लिया कि हम उनके परिवार के हिस्से हैं। मुझे एक बात हमेशा याद रहती है कि उस गांव में एक मुख्तियारिन थी, वृद्ध थी। मुझ पर बड़ा लाड़ प्यार था उनका। एक दिन वो हमारे घर आई और उन्होंने पिताजी से कहा कि इस बेटे को मैं कुछ देना चाहती हूँ। और उस मुख्तियारिन ने मेरे नाम 5 एकड़ की खेती कर दी, 5 एकड़ की जमीन कर दी। और उस खेत में हम खेलते थे, धान उगाते थे और मेरा बचपन उस खेत में खेल खेल कर बड़ा हुआ। गांव के चारों तरफ नदियां थी और बड़ा अच्छा सुहाना वातावरण था। हमारे घर के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ की नाना कहानियां गांव में गूंजा करती थी। कोई कहता ये शंकर भगवान का वास है यहाँ। कुछ लड़के कहते कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, रात को यहाँ से कभी नहीं गुजरना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो देव और दानव एक ही पेड़ में, वो संस्कार मुझे वहाँ मिले। 5वीं तक ही स्कूल वहाँ थी। 6वीं के बाद मुझे 4 किलोमीटर दूर 3 नदियाँ पार करके 6वीं में पढ़ने के लिए जाता था। 6वीं से 8वीं तक पटना नामक उसी कस्बे में जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वहाँ हाई स्कूल थी। उस हाई स्कूल में जाने के लिए 3 नदियाँ मुझे पार करनी होती थी और वो भी पैदल। फुटबॉल प्रेमी डॉक्टर दामोदर खडसे। मुझे फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था। एक बार जब फुटबॉल खेलते खेलते मैं भूल गया कि मेरे संगी साथी निकल चुके हैं
और मैं फुटबॉल में इतना रम गया कि शाम उतर आई तब मुझे आभास हुआ कि मुझे अब लौटना चाहिए। उस लौटने की चिंता ने मेरे कदम बहुत तेज उठाए, लेकिन रास्ते में अंधेरा हो गया। नदी घाटी से उतरने के बाद लगती थी और एक बड़ा सा टीला पार करना होता था। उस टीले पर पहुंचने के बाद चांदनी रात थी और सुनसान, चारों तरफ कोई नहीं था। रोज साथ में हमारे मित्र होते थे, सहपाठी होते थे, बातें करते करते कैसे निकल जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज चूंकि कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं था, कोई आदमी नहीं था, कोई प्राणी नहीं था, और एक डर मन में सताया था। उस गांव में एक प्रचलन था कि जब भी डर लगे आप हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए, और हमने वो उस समय मुझे पूरा हनुमान चालीसा याद भी था। और दूसरी एक बात कही थी कि आपके पैर में, या उस समय बेल्ट भी नहीं हुआ करते थे, चमड़े के जूते या सैंडल विशेष रूप से हुआ करती थी। तो उनका कहना होता था कि यदि आपके शरीर में कहीं भी चमड़ा है तो भूत प्रेत आपको नहीं छू सकते। ये सारी आख्यायिका जो हैं वो उस समय एकत्र हो गई मेरे दिमाग में। और जब मैंने उस टीले से नीचे झांका तो एक बड़ा विशाल प्राणी लाल रंग का एकदम पसरा हुआ पड़ा था रास्ते में, और मुझे लगा कि यही वो राक्षस या प्रेत होना चाहिए। और मुश्किल से मैं उस समय 7वीं कक्षा में था। मन में बड़ा कोलाहल था, सामने इतना विशाल प्राणी है, और उस नदी के किनारे मरघट भी थे, और उस मरघट से कभी कभी एक रोशनी जैसी आती थी, और लोग कहते थे कि ये अमुक के इसका प्रेत का ही ये लाइट है। तो ये डरावना वातावरण चारों तरफ था। बाद में मालूम पड़ा कि वो फास्फोरस है और इस तरह की जो चीज़ें हैं। लेकिन जब मैं मेरे भीतर बहुत ज़्यादा जब डर था, तब अचानक मुझे नदी में से एक आवाज़ आई कि कोई नदी में है, और वो फिर और डर उसने मेरा बढ़ा दिया। लेकिन डरते हुए मैं नदी तक जब पहुंचा तो एक आदमी था जो जाल डालकर मछलियां पकड़ रहा था, और वो केवट था। वो मुझे पहचानता था, पिताजी को जानता था। उसने मुझे बताया और मेरे घर तक उसने रात को छोड़ दिया। तो इस तरह से वो जो एक अदृश्य डर था, जो वास्तव में था नहीं, लेकिन मन में बैठी हुई जो बातें थी वो धीरे धीरे जाती रही। पढ़ने लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कल्याण पत्रिका घर आया करती थी। वो एकमेव पत्रिका थी जो उस गांव में आती थी। हमारे घर भी वो एकमेव पत्रिका थी। गांव के लोग हमारे घर में आकर बैठकर उस पत्रिका का वाचन करते थे। बचपन से कल्याण पढ़ते पढ़ते जो संस्कार पिताजी के माध्यम से मुझे मिले, उसमें आस्था, भक्ति और एक वैचारिक ऊहापोह उस पत्रिका ने मुझे बहुत सुंदर ढंग से मेरे भीतर उसने प्रवेश किया। बचपन की शरारतें और पशु पक्षियों का साथ। प्राणियों से मुझे बड़ा लगाव था, पक्षियों से बड़ा लगाव था। हम जहाँ रहते थे वहाँ पुआल बहुत सारा हुआ करता था। धान निकालने के बाद जो उस पुआल में कुतिया बच्चे दिया करती थी, और बहुत छोटे होते थे इसलिए घर लाना संभव नहीं होता था। तो हम वहीं वो पुआल में जो कुतिया के बच्चे होते थे वो हम आपस में बांट लेते थे और तय कर लेते थे कि ये मेरा है, ये इसका है, उसका है, और हम उस तरह से उसको खिलाते पिलाते थे। रात में उस इलाके में सियार बहुत, लोमड़ी बहुत आया करती थी, और किसी न किसी बच्चे को उठा कर ले जाती थी। तो हमको बड़ी तकलीफ होती थी उससे। इसी तरह हमको मैना पालने का भी बड़ा शौक़ था, और पलाश के पेड़ में वो खोह में मैना घोंसला बनाती थी और उसमें वो अंडे देती थी। वो चूजे बड़े होते थे। उस समय बड़ी शरारत हुआ करती थी कि उसके पैर में सुतली या धागा बांधकर एक खूंटी लगा देते थे उसी खोह में, कि ताकि वो उड़ के बड़े होने के बाद भाग न सके, क्योंकि बहुत छोटे होने पर उनका पालना मुश्किल होता है।
तो उसको उस तरह से पकड़ने में सुविधा होती थी। तो हमने वो उसी तरह एक कील ठोक कर और पैर में वो सुतली बांध कर उसको वहाँ रखा। और हमको लगा कि अभी ये पक्षी बड़ा हो गया होगा, मैना बड़ी हो गई होगी, और उसको निकालने के लिए जैसे ही अंदर हाथ डाला तो एक ठंडा ठंडा ऐसा सरसराहट हाथ में लगी। तो डर भी लगा और अजीब सा भी लगा कि पंख की जगह ये चिकना चिकना क्या हाथ में लग रहा है। तो थोड़ी देर रुकने के बाद पता चला कि उस खो में से सांप बाहर आ रहा है। तो उसी दिन के बाद मैना के साथ जो शरारतें हुआ करती थी, प्रकृति ने उसको मना कर दिया था और वो विषय वहीं हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। डॉक्टर दामोदर खडसे का बचपन उनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित है। मैं 8वीं में था और पिताजी का तबादला वहां से दतिया हो गया। हमको बिलासपुर पहुंचना था। बिलासपुर पहुंचने के लिए अंबिकापुर से केवल एक बस चलती थी, वो भी सुबह 7 बजे। सामान असबाब बहुत ज़्यादा था नहीं, एक ही बस में परिवार और सामान लद सकता था, इतना ही सामान था जो बस के ऊपर छत पर वो सामान रख दिया जाता था। बस आई। बस आने से पहले मुझे कृष्णा की याद आई। कृष्णा मेरा मित्र, वो मेरा पड़ोसी था। मेरे घर के सामने ही उसका मकान था, बीच में केवल सड़क थी। हम अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे, हमारा स्कूल भी एक नहीं था। हमारी रुचियां केवल एक थी, हम आमने सामने रहते थे और खेला करते थे, और मेरा बहुत ही नज़दीक का मित्र रहा हो। अभी भी हर 8-10 दिन में इस उम्र में भी उसका फ़ोन आता है। कोरोना काल में हर तीसरे दिन हम एक दूसरे से बात करते थे। तो इस तरह से उनका मेरा संपर्क रहा। मैंने पिताजी से अनुमति ली कि मैं आधे घंटे में लौट आऊँगा। 6:30 बजे मैं कृष्णा के घर भागा। पैदल जाने में मुझे 10 मिनट लगे होंगे, लेकिन बातचीत करते, गले मिलते, एक दूसरे से महसूस करते एक दूसरे को, इतना समय हो गया कि जब मैं पहुंचा वापस, बस जा चुकी थी, सामान उतर चुका था। छोटे भाई बड़े, बहुत छोटे छोटे भाई बहन थे। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप रहे। माँ खिसियाई हुई थी मुझे देखकर। कहा किसी ने कुछ नहीं, पर मैं भीतर ही भीतर इतनी चुभन भरी स्थिति थी मेरी कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे छोड़ने के लिए कृष्णा आया, और जब उसने देखा कि उसके कारण मेरी बस चली गई तो उसे भी बहुत अफसोस हुआ। हम ये सारा माल असबाब लेकर कृष्णा के घर गए और कृष्णा के यहाँ ही हमने दोपहर में खाना खाया। हम उस दिन कृष्णा के घर ही रहे और दूसरे दिन उसी बस से 7 बजे वहाँ से हम बिलासपुर के लिए रवाना हुए। पहली कविता जो कृष्णा के बिछोह में मैंने लिखी, वो तो आज मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तमाम तरह के तबादलों में वो शहीद हो गई, और पहले पिताजी के तबादले हुए, फिर मेरे भी होते रहे, और इस सब के बीच वो कहीं खो गई। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो कविता और एक पूरी डायरी मेरे पास से मैं उससे वंचित हो गया। संग्रहों में नदी से अधिक लगाव, क्योंकि 3 नदियां इनके आसपास थीं। जिस गांव में रहते थे वहाँ 3 नदियाँ आसपास थी, और हम लोग नदी में ही ज़्यादा खेला करते थे। जीवन में जो कुछ देखा, सुना, परखा, जानने की उत्सुकता रही, उन सारे अनुभवों में नदी कहीं न कहीं झांकती रही है। इसलिए नदी ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों में भी है, शीर्षकों में भी है, कविताओं में तो बहुत ज़्यादा है। कभी कभी लगता है कि केवल नदी पर एक अलग से संग्रह बनाऊं। डॉक्टर दामोदर खडसे यूं तो मराठी भाषी हैं, पर मराठी में मौलिक रचनाएं नहीं लिखी। इनका सारा साहित्य हिंदी में है। हिंदी जन्म घूंटी की तरह मुझे मिली। जैसे ही भाषा सीखना मैंने शुरू किया, भाषा के साथ हिंदी इस तरह जुड़ गई कि वो अभिव्यक्ति का सबसे करीबी माध्यम मुझे लगने लगी। जहाँ तक मातृभाषा की बात है, बचपन से घर में
मराठी बोली जाती रही। माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ हम मराठी में बतियाते रहे, तो मराठी सुरक्षित रही परिवार तक। लेकिन समाज में हिंदी ही चली और मित्र परिवार, समाज, स्कूल, ये सारा हिंदी में रहा। इसलिए हिंदी मराठी से ज़्यादा करीब मुझे लगती है। तो अभिव्यक्ति का माध्यम मूलतः हिंदी ही बनी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिखने की जो स्थिति है, जो अभिव्यक्ति है, एक भाषा में मनुष्य अच्छी तरह से कर सकता है। बाद में उसका अनुवाद ही होगा। यदि उसको दूसरी भाषा में स्वयं भी लिखे तो वो एक तरह से अनुवाद होता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं में समान रूप से निपुण होते हैं, समान रूप से वैचारिक ऊहापोह वो व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए हिंदी ज़्यादा करीब रही तो हिंदी में लिखना हुआ, और चूँकि मातृभाषा मराठी रही तो ऐसा लगा कि ये कृति मराठी से हिंदी में आनी चाहिए, हिंदी भाषी लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो हमने अनुवाद भी शुरू किया। अनुवाद की चुनौतियों के बारे में डॉक्टर दामोदर खड़से। कविता को लेकर ऐसी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कविता में जिस प्रकार के बिंब हैं, प्रतीक हैं, शैली है और बहुत सी अनकही अभिव्यक्तियां कविता में होती हैं जो शब्दों में दिखाई नहीं देती, लेकिन वो संस्कारों में, उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति में वो पलती बढ़ती और अभिव्यक्त होती रहती है। उसको बिना अन्य और अतिरिक्त शब्द दिए यदि हम व्यक्त कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई बार इस प्रकार की चुनौतियाँ आती रही हैं। एक क्षेत्र विशेष की संस्कृति में और दूसरी भाषा की संस्कृति में यदि किसी प्रकार की कोई दूरी हो तो उस दूरी को पाटने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार वो आसपास के शब्द बनकर रह जाते हैं, तो वो खतरे वहाँ पर होते हैं, वो चुनौतियाँ वहाँ पर निश्चित रूप से होती है। देखिए, पूरा भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से, वनस्पतियों की दृष्टि से हमारा देश इतना विशाल है कि एक प्रदेश के खान पान, वनस्पति, भौगोलिक ये संरचना दूसरी जगह, एक भाग में कहीं समुद्र बहुत ज़्यादा है, दूसरे भाग में जंगल बहुत ज़्यादा हैं, तीसरे भाग में कहीं रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है, चौथे भाग में बाढ़ बहुत आती है, कहीं सूखा बहुत है। तो ये सारी भौगोलिक स्थितियाँ भी लेखन में आती हैं, और इसका जब अनुवाद करना होता है तो उस प्रदेश विशेष का, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु को यदि मराठी में अनुवाद करना है तो वो जो आंचलिक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो बड़ी चुनौती है कि किस आंचलिक भाषा में आप उसको मराठी में लेंगे, क्योंकि मराठी की भी ढेरों आंचलिक भाषाएं हैं। तो ये हमेशा चुनौती होती है। मैंने पिछले दिनों जो एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है मराठी का, 12 मास, सदानंद देशमुख का उपन्यास है, और उसमें किसानों की आत्महत्या को लेकर उनकी जड़ें और उसका किस तरह से व्यवस्था ने उनका दुरुपयोग किया, यह सारी बातें उस उपन्यास में हैं। अब उस उपन्यास में जिस प्रकार के स्थानीय खेती किसानी के शब्द हैं, वनस्पतियों के शब्द हैं, पेड़ पौधों के शब्द हैं, वो रीजनल या क्षेत्रीय स्तर पर हैं, उनको यदि अखिल भारतीय स्तर पर देना है तो कई प्रकार की चुनौतियाँ मेरे सामने आई। तो इस तरह से वो चुनौतियाँ आती हैं, और कई बार हमको नीचे के फुटनोट या पाठ टिप्पणी का सहारा भी लेना पड़ता है। अछूत के समय भी दया पवार के इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो हिंदी भाषी इलाके में शायद न रहे हों या मुझे उस समय नहीं सूझे, दोनों बातें हो सकती हैं। हाँ, इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा था, समान विधा में भी कभी कभी रूपांतर हो जाता है, उस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। जैसे विजय तेंदुलकर का एक नाटक है। विजय तेंदुलकर के नाटक को यदि आप हिंदी के किसी उपभाषा में प्रस्तुत करना चाहें, क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत करना चाहें, आंचलिक भाषा में प्रस्तुत करना चाहें, मैथिली में करना चाहें, आप उसको बुंदेलखंडी में करना चाहें, भोजपुरी में करना चाहें, है मूल रूप से मराठी में, हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है,
उसका रूपांतर यदि विविध भाषाओं में हो रहा है तो उस क्षेत्रीयता को ध्यान में रखते हुए उस संस्कृति में ढालने की जब कोशिश की जाती है तब एक ही विधा होने के बावजूद उसमें रूपांतर आ जाता है। मैं विजय तेंदुलकर के नाटकों के बारे में इस बात को विशेष रूप से कहना चाहूँगा। तो वो समान विधा में भी एक प्रकार का रूपांतर है। आज के लेखन का संकट क्या है? ऐसा नहीं है कि आज लेखन मेरा या मेरे समकाल का कहीं स्थिर हो गया है, कहीं बाधित हो गया है। ये निरंतर चलता रहेगा। जैसी जैसी स्थितियाँ आती जाएंगी, उपन्यासों में, कहानियों में, कविताओं में इनकी प्रतिध्वनियाँ निश्चित रूप से आती रहेंगी। आज यदि कोरोना का काल है तो इस कोरोना के काल में भी लोगों ने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी और इसके बीच जिस प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और तथाकथित मानवीय चुनौतियों को लेकर जो संघर्ष मनुष्य के सामने उपस्थित हुए हैं, इनको भी लोगों ने शब्दबद्ध किया है। मेरा ऐसा मानना है कि हर साहित्य, हर समय का साहित्य अपने आने वाले समय का इतिहास है। चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, उसमें जो भी प्रतिबिंबित होता है वो हमारे वर्तमान का आने वाले समय के लिए एक इतिहास है। तो ये सारी चीज़ें साहित्य में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रतिध्वनित होती रहती है। डॉक्टर दामोदर खडसे को इनकी साहित्य रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें कुछ खास हैं विश्व हिंदी न्यास न्यूयॉर्क सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान, गंगा शरण सिंह पुरस्कार, नई धारा सम्मान, कमलेश्वर स्मृति कथा सम्मान सहित 40 से अधिक सम्मान इन्हें प्राप्त हैं। कल मैं अचानक सुभाषितों के तख्तियों के बीच घिर गया। कल मैं अचानक सुभाषितों के तख्तियों के बीच घिर गया। आत्मा तो सलामत है, आहुति में पेट और सिर गया। आत्मा तो सलामत है, आहुति में पेट और सिर गया। इनके उपन्यास काला सूरज के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान का राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के कर कमलों से 1992 में और 2012 में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा गंगा शरण सिंह पुरस्कार प्राप्त किया। ये बात कुछ 1980 की है और उस दरमियान पूरे देश में पत्रकारिता को लेकर और राजनीति को लेकर और तमाम सामाजिक स्थितियों को लेकर जो एक उहापोह का वातावरण मैंने महसूस किया। राजनीति में भी जो मोहभंग हो गया आज़ादी के बाद सामान्य जन का, और जिस प्रकार राजनीति में जिस प्रकार की एक छल कपट की स्थिति पैदा हो गई और एक तेज तर्रार पत्रकार यदि उठता है अपनी आर्थिक स्थितियों के साथ और वो कुछ परिवर्तन करना चाहता है और वो परिवर्तन करते करते ऐसा लगता है कुछ दिनों के बाद ये कालचक्र कुछ ऐसा घूम जाता है कि परिवर्तन न होकर वो परिवर्तन परिवर्तित एक हिस्सा हो जाता है, व्यवस्था का एक हिस्सा बन जाता है। ये बात मैंने कुछ पत्रकारों के बारे में वहाँ देखी और मुझे लगा कि कहानी का कैनवास विस्तार छोटा लगेगा, इसलिए पहली बार मैंने उपन्यास की ओर जाने की कोशिश की और वो उपन्यास काला सूरज के रूप में मेरे सामने आया। वो सूरज जो दूसरों को रोशनी देना चाहता है, वो सूरज जो अंधेरा भगाना चाहता है, वो सूरज जो बहुत तेज तर्रार था अपने विद्यार्थी जीवन में और जैसी उसको थोड़ी सी सुविधा और व्यवस्था का स्पर्श होने लगता है उसको, क्योंकि आज भी हम देखते हैं जितना कुछ भी हम देख रहे हैं पत्रकारिता में, वो व्यवस्था के करीब जाकर बहुत सारे लोग व्यवस्था में विसर्जित हो जाते हैं। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, अभी उस घना हो गया होगा अभी, लेकिन ये मैंने 1980 में उसको देखा और वही मुख्य पात्र के रूप में उसने जन्म लिया मेरे उपन्यास में और सूरज धीरे धीरे काला होता गया और इस प्रकार से
एक जो प्रज्वलन था उसके भीतर का, वो धीरे धीरे बुझता चला गया। इनके कथा संग्रहों में प्रमुख हैं भटकते कोलंबस, पार्टनर, जन्मांतर गाथा, इस जंगल में गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता, काला सूरज, भगदड़, बादल राग और खिड़कियां। कविता संग्रहों में प्रमुख हैं सन्नाटे में रोशनी, अतीत नहीं होती नदी, नदी कभी नहीं सूखती, नदी की रात, जो मराठी अनुवाद है, तुम लिखो कविता, लौट आओ तुम। मैं अपने ही दलदल में धंसा जा रहा था, चारों ओर कीचड़ में फंसा जा रहा था। लोग मुझ पर तरस खाते हैं, लोग मुझ पर तरस खाते हैं। सूरज धीरे से मेरे कानों में कहता है, घबराओ नहीं, तुम में कमल होने के आसार नजर आते हैं। घबराओ नहीं, तुम में कमल होने के आसार नजर आते हैं। इसके अलावा समीक्षा, यात्रा और भेंट वार्ताएं और राजभाषा से संबंधित पुस्तकों का प्रणयन इनकी साहित्य यात्रा का अभिन्न अंग रहा है। इनमें सृजन के सरोकार, जीवित सपनों का यात्री, एक सागर और संवादों के बीच, आईने के सामने, राजभाषा प्रबंधन, व्यवहारिक अनुवाद, बैंकों में हिंदी आदि ग्रंथ अतुलनीय हैं। मैंने सुना था यह दुनिया एक इको पॉइंट है, पर शायद मैंने गलत सुना, क्योंकि मेरी हर हां ना में वापस आती। पर शायद मैंने गलत सुना, क्योंकि मेरी हर हां ना में वापस आती है। अब मैंने ही हां का हां से, ना का ना से नाता जोड़ दिया है। मैं ही इको पॉइंट हो गया हूं, मैं दूरदर्शी हो गया हूं। उगते सूरज को देखने के अपराध में, उगते सूरज को देखने के अपराध में मेरी आंखें उल्टी कर दी गई हैं। अब मैं अंतर्मुखी हो गया हूं, मैं दूरदर्शी हो गया हूं, मैं दूरदर्शी हो गया। डॉक्टर खड़से ने मराठी से काफी कुछ अनुवाद कार्य किए हैं, जिनमें दया पवार की आत्मकथा अछूत, जयंत दलवी का नाटक कालचक्र, शिवाजी सावंत की रचना ऐसे लोग ऐसी बातें, इसके अलावा सवाल अपना अपना नाटक, संघर्ष और घासीराम कोतवाल, विजय तेंदुलकर के नाटक का अनुवाद शामिल है। एक सूखा पेड़ खड़ा था नदी के किनारे चुपचाप, अंतिम घड़ियों के ख्याल में। नदी वैसे अरसे से इस इलाके से बहती है। पेड़ के पत्ते सूख कर इसी नदी में बह लेते थे। नदी ने कभी ध्यान नहीं दिया। इस बरसात में जब वह जवान हुई तो उसका किनारा पेड़ तक पहुंचा। इस बरसात में जब वह जवान हुई तो उसका किनारा पेड़ तक पहुंचा। सावन का संदेशा पाकर लहरों ने बांध दिया एक झूला पेड़ के पांवों में। पेड़ हरियाने लगा, उसकी भभूति धुलने लगी। उसके आंखों के वैराग्य ने देखा एक छलकता दृश्य। नदी के हृदय की उहापोह, भंवर, फेनिल, बस झूम कर झूमता रहा वह। अब वहां घोंसले हैं, चिड़िया रोज चहचहाती हैं। नदी का किनारा वापस लौट भी जाए कोई बात नहीं, पेड़ की जड़ें नदी की सतह में उतर चुकी हैं। पेड़ की जड़ें नदी की सतह में उतर चुकी हैं। पेड़ की जड़ें नदी की सतह में उतर चुकी हैं। सार्थक रचना कर्म के अलावा डॉक्टर खड़से ने फिल्म और डॉक्यूमेंट्री का लेखन भी किया है, जिनमें प्रमुख हैं हरि नारायण व्यास पर बनी डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट लेखन। इसके अलावा इस जंगल में पर दूरदर्शन द्वारा टेलीफिल्म का निर्माण भी हुआ है। जीवन में एक निरंतरता है और स्थितियों और समाज को लेते हुए, लेखन के साथ आगे बढ़ते हुए, अपनी दुविधाओं को पछाड़ते हुए आगे जाने की मंशा और बने बनाए रास्तों से न जाकर कुछ अपने बनाए हुए रास्तों की कोशिश करने की इच्छा हमेशा होती है। पता नहीं ये सारी चीजें किसी मुकाम पर पहुंचती हैं या नहीं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मुकाम से बेहतर उन रास्तों पर चलते रहना चाहिए जिन रास्तों को हमारा मन स्वीकार करता है। बने बनाए रास्ते में चलने में
आसानी होती है, क्योंकि धारा के साथ आपको संतुलन बनाकर अपनी जगह पर खड़े रहने की स्थिति भी बन जाए तो काफ़ी है। लेकिन अपने रास्ते तलाशते समय कई विसंगतियों का सामना करना पड़ता है, और यदि ऐसा हो सके तो हम अपने आप को कभी न कभी पहचान सकते हैं। तो खुद को पहचानने की ये प्रक्रिया, मुझे लगता है कि ये जीवन है। 9 वर्षों तक अध्यापन और 30 वर्षों तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के रूप में सेवा पश्चात आज स्वतंत्र लेखन के कार्य में डॉक्टर खड़से संलग्न है। इन दिनों कुछ कहानियां मैंने कोरोना पर लिखी। सांस्कृतिक, राजनीतिक और हर संकट में लाभ उठाने वाला जो एक तबका हर समाज में होता है, उसको थोड़ा सा उघाड़ने की कोशिश मैंने की है। इस पूरे कोरोना काल में एक महत्वपूर्ण पुस्तक का मैंने अनुवाद किया। वो पुस्तक है गोपाल कृष्ण गोखले की जीवनी। वो लगभग 700 पन्ने की वो जीवनी है, जिसको मराठी के बड़े मशहूर लेखक और महाराष्ट्र टाइम्स के संपादक गोविंद तलवलकर ने लिखी है। एक उपन्यास का एक सूत्र हाथ लगा है, लेकिन अभी तक उसको अंतिम रूप से बुनावट हो नहीं पाई है। लगता है कि बनावट होगी तो अच्छा लगेगा। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ने अपना अपना कार्य क्षेत्र चुना, उन्होंने अपना करियर खुद बनाया। हमारी दोनों बहुएं पढ़ी लिखी और कामकाजी स्त्रियां हैं। उन्होंने बाहर भी काम, नौकरी भी बहुत अच्छी तरह की है, कर रही हैं, और घर भी उन लोगों ने बहुत अच्छा संभाला है। लेखन के लिए परिवार हमेशा समर्थन में जुटा रहा, और सहयोग तो रहा ही, सराहना भी रही। इसलिए शायद लिखने में मुझे कहीं परिवार दिक्कत के रूप में कभी नहीं रहा। नौकरी में जब तक था तब भी घर की तरफ मैंने कोई ध्यान नहीं दिया विशेष। बच्चे अपने हिसाब से पढ़ते रहे, और ये सारा श्रेय श्रीमती जी का ही है कि उन्होंने बच्चों की बड़ी अच्छी परवरिश की, उन्हें बड़े अच्छे संस्कार दिए, और मेरे लिए बड़े गर्व की अनुभूति है कि ये बहुत अच्छे इंसान के रूप में विकसित हुए, जो मैं समझता हूँ लेखन से भी ज़्यादा मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि है।